सो गाइज लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। एनर्जी का टॉपिक मैंने कल बताया था कि ये कट चुका है, सो प्लीज़ इसको काट दो। ये भी सारा काट दो। पेज नंबर 8.7 भी कटेगा। जितना भी एनर्जी का टॉपिक है ये भी आप काट दो। पावर अभी मैं क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि जो डिलीटेड सिलेबस है उसमें पावर लिखा नहीं हुआ कि डिलीट है, और जो रिवाइज सिलेबस है कि क्या क्या पढ़ना है उसमें भी पावर नहीं लिखा हुआ। ना डिलीटेड में ना रिवाइज में, तो आई एम नॉट श्योर। मैं एक बार सैम्पल पेपर चेक कर लूँगा, अगर वहाँ पावर के क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको बाद में करा दूँगा, अदरवाइज़ इसको अभी नहीं करा रहा क्योंकि बड़ा टॉपिक है। ऐसे ही करके बैठ जाएँ। ये आप लोग अपने स्कूल में चेक करो, स्कूल में पावर का टॉपिक कराया है तो मेरे को प्लीज़ बताइए। अगर किसी के स्कूल में भी पावर का टॉपिक कराया है या कटवाया है, दोनों बातें मेरे को आप शेयर करिए, उस हिसाब से फिर मैं करा दूँगा। आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ हेल्थ। In the words of WHO, health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely absence of disease or infirmity. Health का मतलब क्या होता है? complete physical, mental, खाली फिजिकल नहीं, मेंटल भी, सोशल भी। सोशल कैसे? वेलबींग कि आप सोसाइटी में अच्छे हेल्दी हैं, सोसाइटी में आपका मतलब एज अ गंद नहीं फैला रहे, सोसाइटी में आप जैसे जो गलत एक्टिविटीज़ होती हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं या शोर शराबे फैलाते हैं, जो लड़के जैसे घूमते रहते हैं फालतू में हॉर्न्स वगैरह बजाते हैं, तो वो सोशल वेलबींग की बात है। वो उनको भी लोग पागल ही कहते हैं बेसिकली, कि ये जो वो बच्चा बहुत तेज़ स्कूटर या बाइक लेके जाता है या हॉर्न्स बजा के जाता है, तो लोग उसको पीछे से यही बोलते हैं कि वो पागल है। पागल मतलब उसकी हेल्थ ख़राब है। तो फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग कि आप अपने सोसाइटी में आसपास कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, एज अ मेंटली इल प्रेजेंट करते हो या एज अ वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड बच्चा या वेल बिहेव्ड सिटीज़न बिहेव करते हो। क्योंकि आप एक देश के, एक सिटी के एक सिटीज़न हो, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके सोसाइटी के आसपास के लोग आपसे परेशान ना हो। अगर वो आपसे परेशान रहते हैं तो यू आर नॉट सोशली हेल्दी। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये सोचने की बात है कि हेल्थ का हमारे चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या लेना देना। तो सबसे थर्ड पॉइंट पहले पढ़ेंगे। हेल्थ इम्प्रूव्स एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पर्सन एंड ही इज़ एबल टू कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अगर बंदा हेल्दी है तो एफिशिएंट है, मेहनती है, अच्छे से काम कर सकता है, लेज़ी नहीं होगा, फालतू घर में लेटा नहीं रहेगा, वो अपने आप को उठाएगा, उसकी हेल्थ उसका साथ देगी उसकी, तो वो काम पे जाएगा। जब काम पे जाएगा तो कुछ पैसे कमा के लाएगा, देश की प्रोडक्शन बढ़ेगी, कुछ बनाएगा, उससे जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री बढ़ेगी। तो एक पॉइंट ये लर्न करना है। एक हेल्थ के बारे में और डेफिनेशन आ जाएगी कि हेल्थ का मतलब खाली डिजीज़, ये नहीं कि हमको डिजीज़ नहीं है, जैसे आपको किसी को डिजीज़ नहीं है, मेरे को कोई डिजीज़ नहीं है तो हम बोल देंगे हेल्दी। नहीं, खाली ये नहीं है। अगर आपको डिजीज़ नहीं है बट ऑल्सो द एबिलिटी टू रियलाइज वंस पोटेंशियल। आपको डिजीज़ नहीं है लेकिन घर बैठ के वेले सो रहे हो, आपका पोटेंशियल है कि आप अच्छे से पढ़ सकते हो, आपका पोटेंशियल अच्छे से काम पे जा सकते हो, पूरा दिन मेहनत कर सकते हो, लेकिन नहीं जा रहे, लेजीनेस है आपको, तो आपको हेल्दी नहीं बोला जाएगा। अगर आपको डिजीज़ नहीं है और आप अपने सारे काम टाइम पे कर रहे हो, सारे काम फुल पोटेंशियल या ओवर डेडिकेशन से कर रहे हो, देन सब बोलेंगे कि हाँ ये बंदा बहुत हेल्दी है। डिजीज़ नहीं है, बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी लेटे रहते हैं, सुस्त रहते हैं, तो भी उसको भी इल हेल्थ बोला ही जाता है। इट इज़ अ यार्ड स्टिक ऑफ वंस वेल बीइंग। ठीक है। उसके बाद इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर एक्सेसिबल टू ऑल पीपल। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अच्छे हॉस्पिटल्स और अच्छे डिस्पेंसरीज, अच्छे मैटर्निटी सेंटर्स वगैरह वगैरह खोलें ताकि लोगों की हेल्थ सही रहे, लोगों को फैसिलिटीज़ आर एक्सेसिबल टू ईच एंड एवरी पीपल, ऑल द पीपल। मतलब हर एक तक हॉस्पिटल्स की पहुंच, दवाइयों की पहुंच, डॉक्टर्स की पहुंच, नर्सेज की पहुंच, डिस्पेंसरी की पहुंच हो, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गांव में है, चाहे वो शहर में है, हर जगह हॉस्पिटल्स या डिस्पेंसरीज़ की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए ताकि लोग उस फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा के अपने आप को फिट, अपने आप को ठीक रख सकें। अगर लोग ठीक रहेंगे तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छी होगी। ह्यूमन कैपिटल में हमने हेल्थ के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, तो ये टॉपिक वहीं से रिलेटेड है। डायरेक्टली ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे रिलेटेड नहीं होता, ये जाता है ह्यूमन कैपिटल पे, ह्यूमन कैपिटल से आता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। It is difficult to define health status of a nation in terms of single set of measures. The health status is usually measured in terms of, तो ये आपको यहाँ से लर्न करना है, यहाँ से मार्क करना है। The health status
इज़ यूजुअली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, कितना आप जियोगे। एक एक्सपेक्टेड लाइफ होती है पूरे देश की कि 60 ईयर्स, 65 ईयर्स वगैरह वगैरह। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, तो ये छोटे छोटे MCQs हैं आपके। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स की देश में पैदा होते ही बच्चे 1 साल के अंदर अंदर कितने छोटे बच्चे जो 1 साल तक मर जाते हैं, उनकी बात हो रही है, कितनी है। अगर एक देश में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है तो मतलब वो देश अभी हेल्थ फैसिलिटीज़ में बहुत पीछे है, क्योंकि वो नए जन्मे बच्चों को बचा नहीं पा रहा, वो मर जाते हैं। तो अगर जिनके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स बहुत कम होगा तो मतलब वो बच्चों को मरने से बचा लेते हैं, मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी। मैटरनल मोर्टेलिटी, जो माएँ बच्चों को जन्म देती हैं, कई बार वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या प्रेगनेंसी उनकी भी डेथ हो जाती है, तो उनको भी हमको बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम होना चाहिए ताकि देश तरक्की कर सके। न्यूट्रिशनल लेवल हमारे देश के अच्छे होने चाहिए, अच्छा खाना, अच्छा अनाज, अच्छे चावल, अच्छा क्रॉप्स हमारा होना चाहिए, ताकि ये ना हम क्रॉप्स बना रहे हैं उसमें प्रोटीन्स ही ना हो, उसमें विटामिन ही ना हो। तो अगर विटामिन्स एंड प्रोटीन्स भरे क्रॉप्स चाहिए तो वैसे सीड्स भी चाहिए, वैसे फर्टिलाइजर्स भी चाहिए। तो हमारे देश को ये सारी सुविधाएं देनी चाहिए फार्मर्स को। अलॉन्ग विद द इंसिडेंस ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इंसिडेंस ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, 2 तरह के डिजीज़ होते हैं हमारी दुनिया में। कम्युनिकेबल जैसे कोरोना है, कम्युनिकेट होता है, डेंगू है, कम्युनिकेट होता है, वगैरह वगैरह। नॉन कम्युनिकेबल जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते नहीं हैं, वो अगर मेरे को है तो मेरे पास ही रहेगा, दूसरे बंदे को मेरे को इफेक्ट नहीं होगा। चिकन पॉक्स होता है, अपना वायरल फीवर होता है, कोरोना होता है, वगैरह वगैरह, ये कम्युनिकेबल आते हैं। नॉन कम्युनिकेबल अगर मेरे को हुआ है तो दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। तो इन दोनों की मेडिसिन, इन दोनों की वैक्सीन, इन दोनों के इंजेक्शन, सब कुछ हमारे पास रेडी होना चाहिए। किसी भी बंदे को हो जाए तो हम उसको इमीडिएटली ठीक कर सकें, ताकि वो अपने नॉर्मल जो काम पे जाने का काम या स्कूल जाने का जो भी उसकी डेली एक्टिविटीज़ है वो उसको कंटिन्यू कर सके। तो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है हमारे देश में बनाना। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज वगैरह। इंश्योर्स अ कंट्री ऑफ हेल्दी मैन पावर एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारी हेल्थ सही रहेगी, हम जो बीमार होंगे तो अपने आप को ठीक कर लेंगे, फिर हम अपने वापस काम पे जाके प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर लेंगे। तो आप बोलोगे सर ये क्या है, ये कितना लिखना है। अगर आपको हेल्थ, देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, डिस्कस अबाउट हेल्थ एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से कैसे रिलेटेड है, तो डेफिनेशन और ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट होगा। तो ये क्वेश्चन बेसिकली ये है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। आगे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल्स प्रोफेशनल्स, बेड्स, इक्विपमेंट्स वगैरह वगैरह सारा। मेयर इनकी प्रेजेंस ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट सफिशेंट। खाली इनकी प्रेजेंस की हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, बेड्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, दिस इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर हेल्दी पीपल। इट शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपके देश में बेड्स हैं, सब कुछ है, लेकिन लोग वहाँ तक पहुँच नहीं रहे। इतनी दूर दूर हॉस्पिटल खोले हुए हैं, या क्राउडेड एरिया में खोले हुए हैं, या बहुत महंगे खोले हुए हैं। अगर बहुत महंगे तो गरीब आदमी नहीं जा सकता, बहुत दूर है तो हर बंदा नहीं जा सकता। तो जगह जगह पे हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज होनी चाहिए गवर्नमेंट की, और सस्ते और फ्री होने चाहिए, ताकि गरीब अमीर सब लोग वहाँ पे जा सकें। और नियर खोलने चाहिए, पास पास खोलने चाहिए। अब दिल्ली में देख लो, हर इलाके में कोई ना कोई गवर्नमेंट डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल होगा, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट का है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, चाहे वो MCD का है। तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ताकि नियर बाय आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सके, जो गरीब आदमी है या जो अमीर भी है, ठीक है। और प्राइवेट तो हमारे देश में है ही है बहुत सारे। तो एक्सेसिबिलिटी में आ जाता है, एक तो नियरनेस आ जाती है कि कितना पास है, कितना फार है, और कितना महंगा है, कितना सस्ता है, और कितना क्राउडेड एरिया में, कितना खाली एरिया में। इसको आप बड़ा भी कर सकते हो, मतलब सारे पॉइंट्स अपने लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें कोई हेडिंग नहीं है, तो जस्ट यू हैव टू रीड एंड गो थ्रू द पॉइंट्स और समझना है इसको। बाकी अपने लैंग्वेज में आप इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट करके थोड़ा सा ह्यूमन कैपिटल का पार्ट डाल दो, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट डाल दो, और हेल्थ को कंबाइन कर सकते हो, नो इशू। Health infrastructure is an important indicator to understand the health care delivery provisions in Mackenzie country. It also includes investment in priority quarter education infrastructure. आप इसके अंदर सिर्फ इतना मार्क करेंगे, health infrastructure also signifies the investment and priority accorded to creation of infrastructure in public and private. कि हमारे देश ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है या कितनी प्रायोरिटी दी है हेल्थ को अपने बजट में।
ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में कितना बजट रखा गया कि हेल्थ के ऊपर खर्च करना है, क्योंकि खाली हॉस्पिटल खोलने पे नहीं है, हॉस्पिटल का खर्चा भी ध्यान है और हॉस्पिटल में अपग्रेडेशन भी करनी होती है, नई मशीन्स, नई टेक्नोलॉजी, नई टेस्टिंग लैब्स वगैरह की। तो हमारे देश में कितना बजट, उसको यहाँ पे अब बजट लिख सकते हो, हमारे देश में कितना खर्चा इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसके ऊपर, ठीक है, हेल्थ के ऊपर। ठीक है, अब व्हाट वाज क्वेश्चन अगर आ जाता है, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ हेल्थ आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो द गवर्नमेंट हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू गाइड, उसको करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। यूनियन गवर्नमेंट इवॉल्व, अच्छा एक मिनट देख लेते हैं इसको, 2 पॉइंट एक बहुत है। इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, बट हेल्थ स्टेटस ऑफ अ ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ पीपल इज़ फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री, फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री, ये आपका आंसर है कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, बट इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी हम फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री है हेल्थ इश्यूज़ में, हेल्थ स्टेटस में। यहाँ पे हेल्थ स्टेटस फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री एज़ कम्पेयर टू चाइना एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज़। और एक सेकंड पॉइंट ऊपर का कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो आपका एमसीक्यू में अगर पीछे होगा तो वहाँ से लर्न कर लेना। However, over the last 5 decades, India has built up health infrastructure and made considerable progress in improving health. थोड़ा सा इंडिया ने इम्प्रूवमेंट किया है 5 डिकेड्स मतलब 50 सालों में। आगे बढ़ते हैं, जो नीचे की बात है ये इसी पॉइंट में आ जाएगी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने क्या क्या किया है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। इसको जैसे पॉइंट्स बता रहा हूँ वैसे ही बनाएंगे, फर्स्ट पॉइंट में ये लिखेंगे, सेकंड पॉइंट में ये, उसके बाद थर्ड पॉइंट ये लिखेंगे। एट द विलेज लेवल अ वैरायटी ऑफ हॉस्पिटल्स टेक्निकली नोन एज PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैव बीन सेटअप बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने ये खोला है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। इंडिया हैज़ ऑल्सो लार्ज नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स रन बाय वॉलंटरी एजेंसीज एंड प्राइवेट सेक्टर, NGOs या जो प्राइवेट एजेंसीज होती हैं, प्राइवेट सेक्टर्स ने बहुत सारे हॉस्पिटल खोले हुए हैं। दीज हॉस्पिटल्स आर मैन्ड बाय प्रोफेशनल, बहुत अच्छे पढ़े लिखे बंदे इसमें आते हैं, पैरामेडिकल प्रोफेशनल होते हैं, ट्रेंड होते हैं, मेडिकल फार्मेसी नर्सिंग कॉलेजेस से जो पढ़ के क्वालिफाइड स्टाफ रखा जाता है, ठीक है। ये डाटा याद नहीं करना, सिर्फ नाम याद करने हैं। सिंस इंडिपेंडेंस देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन इन फिजिकल प्रोविजन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, कैसे कैसे कि नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज इंक्रीज़ हुए हैं, नंबर ऑफ नर्सिंग पर्सनल इंक्रीज़ हुए हैं, एलोपैथिक डॉक्टर इंक्रीज़ हुए हैं। तो खाली नंबर की ज़रूरत नहीं है आपको, खाली ये सब कुछ इंक्रीज़ हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद छठा पॉइंट ये बनाएंगे आप, एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ रिजल्टेड इन द इरेडिकेशन ऑफ डेडली डिजीज़ लाइक स्मॉल पॉक्स हमारे देश से गायब हो चुका है, जेनिया गायब हो चुका है, वॉर्म था, जेनिया वॉर्म्स एक बीमारी थी जो आपको नहीं पता होगा लेकिन पहले बहुत फैलती थी। एंड नियर इरेडिकेशन पोलियो, आज हमारे देश में पोलियो अभियान चलता है, जिससे चलना शुरू हुआ था तब पोलियो हमारे देश में होता था बहुत सारे लोगों को, अब किसी को भी नहीं होता क्योंकि ख़त्म हो चुका है। लेप्रोसी ख़त्म हो चुका है, ये सारी डिजीज़ हमारे देश ने ख़त्म कर दी और ये बहुत परेशान करती थी। तो ये भी आपको 6 पॉइंट बना के देना है, कोई डाटा कुछ नहीं करना आपने। अब ये देखो को क्वेश्चन आता है हेल्थ स्टेटस आफ्टर इंडिपेंडेंस, या हमारे देश में इंडिपेंडेंस के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या एक्सपेंशन या क्या इम्प्रूवमेंट या क्या सुधार हुआ है। तो ये मत बोलना सर ये तो बुक में था ही नहीं, ये नहीं था, आपको ये पॉइंट्स बना दिए 1 2 3 4 5 और ये 6th पॉइंट, ये 6 पॉइंट का आंसर है। अगर 6 मार्क्स का आंसर 6 से बड़ा तो आता ही नहीं ना, 6 मार्क्स का बना दिया, कम का है तो 3 का है तो 4 लिख दो, 4 का है तो 5 लिख दो, 6 का है तो 6 लिख दो, साथ में एक इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी कि व्हाट आर द 3 टायर सिस्टम ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन से 3 टायर्स हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के। मैं देख लेता हूँ एक बार आगे दिया है कि नहीं, नहीं दिया ना, तो कोई बात नहीं। 3 टायर सिस्टम ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कौन से हैं जी, पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है टेरिशरी। प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर क्या क्या आता है ये इंपॉर्टेंट है जी, एजुकेशन कंसर्न। प्राइमरी हेल्थ केयर में एजुकेशन आती है, घर पे बैठ के आपको एजुकेशन मिले या स्कूल में एजुकेशन मिले कि आपको हेल्थ को ठीक कैसे रखना है। कंसर्निंग प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स की देश में कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी एजुकेशन, उसकी अवेयरनेस एंड मेथड्स ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोल, उसको ठीक कैसे करना है, कि ठीक कैसे रखना है, बीमारी होने से पहले ही इलाज हो जाए या ऐसे क्या प्रिकॉशंस लिए जाएं, प्रिवेंट किया जाए उसको कि ये बीमारी हो ही ना पाए, और अगर हो गई तो कंट्रोल कैसे किया जाए, इसकी अवेयरनेस, इसकी एजुकेशन, इसके बारे में नॉलेज। फिर प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, आपके खाने में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हों,
एडिक्वेट साफ़ सुथरा पानी आपके घर पे पहुंचाना, उसके बाद सैनिटेशन, सीवर जो गंदगी आपके घर से बाहर निकलती है और प्रॉपर उसकी सफाई से निकले, या ना हो कि गली में ही फैल जाए सारा पानी। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, अभी हमने पढ़ा था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये सही होना चाहिए, कम होना चाहिए बेसिकली। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शन इंजरीज, जब बच्चे पैदा होते हैं उनकी 5 साल तक इंजेक्शंस लगते हैं, दैट आर नोन एज वैक्सीन्स या इम्यून सिस्टम इम्यूनाइजेशन, कि उनके इम्यून सिस्टम अच्छा हो, उनको बीमारियां ना लगे। जिन बच्चों को वो टाइम पे वैक्सीन्स लगाते हैं, कुछ कुछ दिनों में लगते हैं, कुछ कुछ महीनों में लगते हैं, तो 5 साल तक वो इंजेक्शन लगते हैं बच्चों को, तो उससे क्या होता है कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और वो बीमारी, जिन बीमारी की वैक्सीन उनको लगी है, तो कुछ कई साल तक उनको बीमारी नहीं लगती। तो ये हमारे देश ने सिस्टम लगाए हुए हैं। प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, हमारे देश में मेंटली लोग स्ट्रांग होने चाहिए। ये ना हो कि हम किसी जगह पे बैठे और अपने शरारतों के चक्कर में, अपनी गलत हरकतों की वजह से, या अपने गलत जो मोटिव्स होते हैं, इंटेंशंस होने के लोगों की नज़रों में आ जाएं, या लोग हमको बोलें ये बहुत गलत बंदा है। वो मेंटल हेल्थ के अंदर आती है बात है कि आप मेंटली स्ट्रांग या मेंटली फिट होने चाहिए, खाली फिजिकली फिट होने से ज़रूरी नहीं होता। एंड हमारे देश में सारे ड्रग्स एंड मेडिसिन अवेलेबल होने चाहिए। एसेंशियल ड्रग्स मतलब ड्रग्स नहीं, यहाँ पे ड्रग्स का मतलब मेडिसिन होता है, ठीक है, ये हमारे पास होने चाहिए। और ये सारी प्राइमरी में आती है कि सारी की सारी दवाइयों की सुविधा, एजुकेशन, मैटरनल हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, क्योंकि बच्चा जब पैदा होगा उसको इमीडिएटली आप ठीक कर दो, प्राइमरी है। जब माँ बच्चे को जन्म दे रही है उसको फिट रखो, प्राइमरी है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना, ये सारा प्राइमरी के अंदर आ जाएगा। तो इन ऑर्डर ये प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खोले हुए हैं गाँव के अंदर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स खोले हुए हैं, सब सेंटर्स खोले हुए हैं वगैरह वगैरह, ये गाँव में खोले हुए हैं। दे आर जनरली मैन्ड बाय सिंगल डॉक्टर, वहाँ पर डिस्पेंसरीज कह लो छोटी छोटी, सिंगल डॉक्टर, एक नर्स और एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन होता है कि छोटी मोटी बीमारी तो बच्चे लोगों की वहीं पे ठीक कर लीजिए। अगर सीरियस केस है, तो सीवियर प्रॉब्लम है, तो उनको हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। व्हेन द कंडीशन ऑफ पेशेंट इज़ नॉट मैनेज बाय सच सेंटर्स, दे आर रेफर टू सेकेंडरी और टेरिशरी हॉस्पिटल्स। तो प्राइमरी छोटे छोटे डिस्पेंसरी, छोटे छोटे दवाइयाँ, छोटे छोटे लोगों को वहीं पे ठीक करने की कोशिश की जाती है। अगर फिर भी खाली एजुकेट करके कि कैसे बच सकते हो, या इंजेक्शंस लगा के, इम्यूनाइजेशन करके, वैक्सीन दे के कैसे हम बचा सकते हैं, अगर इसके बाद भी तबीयत ठीक नहीं होती है, बंदा बीमार हो जाता है, क्रिटिकल हो जाती है, कंडीशन सीरियस हो जाता है, तो वो सेकेंडरी में जाएगा। हॉस्पिटल्स विच हैव बेटर फैसिलिटीज़ फॉर सर्जरी, इलेक्ट्रो ECG हो गया, हार्ट के लिए होता है, ऑल आर कॉल्ड सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनको सेकेंडरी में रखा गया है, जिसमें ऑपरेशन हो सकता है, हार्ट की दिक्कतों का, जो हार्ट की दिक्कतें, BP की दिक्कतें, डायबिटीज़ की दिक्कतें जो यहाँ पे ठीक नहीं हो सकती, वो सारी यहाँ पे ठीक की जाएंगी। दे प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर एंड ऑल्सो प्रोवाइड बेटर हेल्थ केयर। ये प्राइमरी भी देंगे, सेकेंडरी भी देंगे, जो उससे ज़्यादा, इनसे ज़्यादा क्या होंगी, बेटर होंगी। दे आर मोस्टली लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन बिग टाउन्स। ये गांव में खोले जाते हैं, फिर इसके बाद लोगों को अगर वहाँ पे इलाज नहीं हो पा रहा, शहर भेज दिया जाता है। आपने कभी बार TV में देखा होगा कि गांव में इसका इलाज नहीं है तो शहर जाना पड़ेगा, तो शहर में जाके सेकेंडरी हेल्थ केयर है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे सारे बढ़िया इलाज हैं, तो वो हेडक्वार्टर्स या बड़ी सिटीज़ में मिलेंगे। इसके बाद और हाईली क्वालिफाइड हॉस्पिटल्स होते हैं जिनके पास एडवांस लेवल ऑफ इक्विपमेंट होता है, मेडिसिन होता है, और स्टाफ वेल ट्रेन, हाईली क्वालिफाइड स्टाफ रखा जाता है। तो कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे फोर्टिस हो गया आपका, और बड़े बड़े जितने भी आपके एम्स हो गया, और इस तरह के जो PGI हो गया, तो ये सारे कॉम्प्लिकेटेड जो बहुत, दिल्ली में दिल्ली पंथ हो गया, ये सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीमारियाँ जो यहाँ से तो ठीक होने से रही, यहाँ भी उनका इलाज नहीं हो रहा, तो उनको यहाँ पे रेफ़र कर दिया। अब मान लो आप दीनदयाल जाओगे, दीनदयाल हॉस्पिटल कहाँ पे आएगा, सेकेंडरी में आएगा। कोई ऐसा कैंसर का ट्रीटमेंट है, या हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या दिमाग की, ब्रेन की प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ पे ठीक, दीनदयाल में कोई इलाज नहीं है उसका, वो आपको रेफ़र कर देंगे सफदरजंग या एम्स में या हाईली क्वालिफाइड हॉस्पिटल्स में। तो हॉस्पिटल्स के भी हाईली क्वालिफाइड हॉस्पिटल्स होते हैं जो यहाँ पे उनको भेजा जाता है। विच कुड नॉट बी मैनेज बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जो सेकेंडरी और प्राइमरी मैनेज नहीं कर सकते, वो कम अंडर टेरिटरी में आ जाती हैं लोग वहाँ पे। द टेरिटरी सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड्स मैनी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स विच नॉट ओनली इम्पार्ट मेडिकल एजुकेशन एंड कंडक्ट रिसर्च बट प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, फॉर एग्जाम्पल्स एम्स इन दिल्ली। ये जो टेरिटरी होते हैं इसमें मेडिकल इंस्टीट्यूट्स भी आ जाते हैं, जो मेडिकल एजुकेशन मतलब लोगों को पढ़ाते भी हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स पढ़ते भी हैं, डॉक्टर बनते भी हैं लोग, अपनी क्वालिफिकेशन डिग्री पूरी करते हैं, कोर्स पूरा करते हैं, साथ ही साथ वहाँ पे ट्रीटमेंट भी लोगों को दिया जाता है। मतलब बहुत बड़े लेवल पे ये इंस्टीट्यूट्स खोले जाते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया
मेडिकल इंस्टीट्यूट, मेडिकल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बोला जाता है इसको। और एम्स खाली दिल्ली में नहीं है, बहुत जगह पे एम्स खुल गया है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को पढ़ाया भी जाएगा और लोगों को इलाज भी किया जाएगा। और इलाज कौन सी बीमारी का? कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ प्रॉब्लम। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और इसको बॉक्स में दिया तो ये मत सोचना कि ऐसा ही है, इस बुक की एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है सिवाय डाटा के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। अब प्राइवेट सेक्टर का हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में और हेल्थ के, ये इन हेल्थ में क्या योगदान है। तो रिसेंट टाइम्स रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन प्रोवाइडिंग हेल्थ हैज़ कंसिडरेबली ग्रोन। तो एक पॉइंट तो आपका यहीं से बन गया। पॉइंट्स में लिखेंगे आंसर कि रिसेंट टाइम्स प्राइवेट सेक्टर का रोल कंसिडरेबली ग्रोन, बढ़ चुका है। सेकेंड पॉइंट आपका आ गया, मोर देन 70% ऑफ हॉस्पिटल्स इन इंडियन आर रन बाय प्राइवेट, कि जितने गवर्नमेंट नहीं है उससे ज़्यादा प्राइवेट है। 70% से भी ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमारे देश में हैं। प्राइवेट, ये सारे पॉइंट्स नंबर बना लेना अपना। प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल नियरली 2/5 ऑफ द बेड्स अवेलेबल इन द हॉस्पिटल। 2/5 बेड्स मतलब 5 में से 2 हिस्से तो प्राइवेट सेक्टर के पास बेड्स हैं, मतलब इतने ज़्यादा हमारे पास हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास 3/5 है, मतलब प्राइवेट से ज़्यादा बेड्स हैं। लेकिन हॉस्पिटल प्राइवेट ज़्यादा है, क्योंकि छोटे छोटे प्राइवेट बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे 70% हॉस्पिटल प्राइवेट है पर बेड 2/5 है, मतलब 3/5 गवर्नमेंट के पास है पर 30% गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल कम ज़रूर है लेकिन बहुत बड़े बड़े हैं तो उनमें बेड्स ज़्यादा है। प्राइवेट हॉस्पिटल 70% है ज़रूर, लेकिन उनके बेड्स कम है, क्योंकि छोटे छोटे बहुत है, कोई 10 बेड वाला, कोई 8 बेड वाला, कोई 20 बेड वाला है। बड़े बड़े भी हैं तो छोटे छोटे भी हैं। तो हॉस्पिटल गिनती में प्राइवेट ज़्यादा है, लेकिन बेड की गिनती गवर्नमेंट की ज़्यादा है। नियरली 60% डिस्पेंसरीज आर रन बाय, तो ये भी पॉइंट है। तो जितने नंबर आप याद कर सकते हो ये तो हो जाएंगे, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड हेल्थ केयर टू 80% ऑफ आउट पेशेंट एंड 46 इन पेशेंट, मतलब उनको हेल्थ केयर किसको देते हैं? 80% ऑफ आउट पेशेंट, जो रोज़ आते हैं ओपीडी में, आते हैं चेक करा के चले जाते हैं, उनका इलाज कर देते हैं। और 46% इन पेशेंट जिनको वो हॉस्पिटल में रखा जाता है। प्राइवेट सेक्टर प्ले डोमिनेंट रोल मेडिकेशन एजुकेशन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजी, डायग्नोस्टिक में, मैन्युफैक्चर ऑफ सेल ऑफ फार्मेसी मतलब दवाइयाँ, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटल बनाते हैं, प्रोविजन ऑफ मेडिकल सर्विसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या क्या करते हैं। एजुकेशन देते हैं, ट्रेनिंग करते हैं पैरामेडिकल स्टाफ की, एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करते हैं, नई नई एक्सरे मशीन्स, लैब्स वगैरह होता है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स खोले जाते हैं। दवाइयों की मैनकाइंड एक प्राइवेट कंपनी है, बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जो दवाइयाँ बनाती है। सनशाइन एक प्राइवेट कंपनीज़ हैं, एबॉट, सिप्ला, रैनबैक्स, ये सब गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं। तो ये आपको नॉलेज छोटी मोटी होनी चाहिए कि कौन सी गवर्नमेंट है कौन सी वो है, डिटेल में नहीं, छोटी मोटी वो होनी चाहिए। हॉस्पिटल बनाए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर द्वारा, आप देखते हो आसपास प्राइवेट हॉस्पिटल कितने, हम सब प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए। एंड प्रोविजन ऑफ मेडिकल सर्विसेज वगैरह सब कुछ दिया जाता है, ठीक है। मैनी NRIs एंड इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैव सेट अप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खोले गए हैं किसके थ्रू? NRIs के थ्रू, इंडस्ट्रियलिस्ट के थ्रू, और जो पैरामेडिकल कंपनीज होती हैं उनके थ्रू। फार्माक्यूटिकल्स लिखा हुआ है बेसिकली, पैरामेडिकल मैंने गलती से बोल दिया, इट इज़ फार्माक्यूटिकल्स। पैरामेडिकल कुछ और होता है जो आप नर्सेज एंड स्टाफ्स और जो हॉस्पिटल्स में जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं जो सफाई वगैरह करते हैं, दीज आर नोन, सफाई मतलब झाड़ू पोछा नहीं, जो पेशेंट्स की देख रेख करते हैं, उनकी निगरानी करते हैं, दीज आर नोन पैरामेडिकल स्टाफ्स। एंड इट इज़ फार्माक्यूटिकल मतलब दवाइयाँ बनाने वाली कंपनीज। दोनों में फ़र्क है वर्ड्स में भी, और कई बार बच्चे करते हैं फार्माक्यूटिकल में पैरामेडिकल लिख देते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। फार्माक्यूटिकल्स का मतलब दवाइयों से होता है, पैरामेडिकल का लोगों से होता है। फार्माक्यूटिकल कंपनीज हैव सेटअप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स टू अट्रैक्ट इंडियाज़ रिच एंड मेडिकल टूरिस्ट, जो इंडिया के जो लग्जरी लोग हैं, जो पॉश इलाकों में रहते हैं, उनके लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स खोले गए हैं इन अमीर लोगों की तरफ से। NRIs, इंडस्ट्रीज बड़े बड़े या फार्माक्यूटिकल कंपनी तो ऑब्वियसली अमीर ही होगी, तो ताकि जो अमीर बंदा अगर इलाज करना चाहता है तो उनको पता लगे कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, जैसे BL कपूर है वगैरह वगैरह। एंड मेडिकल टूरिस्ट, जो इंडिया के बाहर से इंडिया में रिसर्च वगैरह करने के लिए टूरिस्ट आते हैं, मेडिकल उस पे आते हैं, टूर पे या मेडिकल ट्रिप पे आते हैं, तो उनके लिए प्राइवेट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोले, वो वहाँ पे आके हमारे इंडिया के सारी मशीन्स और हमारे इलाज करने का तरीका, हमारी सफाई, हमारा टेक केयर, सब कुछ ध्यान से देख के उस पर रिसर्च कर सकें। इसके अलावा इसमें ये भी आता है, सम प्राइवेट प्रैक्टिशनर जो अभी सीख रहे हैं, मतलब प्रैक्टिशनर मतलब सीख रहे नहीं है, डॉक्टर बन चुके हैं लेकिन डिग्री नहीं है, पढ़ाई कर चुके हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टरी की, बट वो रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं है,
पढ़ाई हो चुकी है बट अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया उन्होंने एज एन MBBS वगैरह, तो नॉट इवन रजिस्टर्ड डॉक्टर्स आर नोन एज क्वैक्स। क्वैक्स मतलब झोला छाप डॉक्टर्स कहते हैं, पर उनके पास भी लोग जाके इलाज कराते हैं। उनको झोला छाप डॉक्टर्स कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में उनको क्वैक्स बोला जाता है। वो रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, बट फिर भी छोटे मोटी दुकान खोल के थोड़ी सी दवाइयाँ लेके, इंजेक्शन लेके लोगों का इलाज करते हैं, और लोग जाते हैं उनके पास, क्योंकि लोग उनके पास से ठीक हो जाते हैं। बट प्रेफर ये होता है कि उनके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन रजिस्ट्रेशन नहीं। कल को वो अगर आपको मार देता है या कोई गलत इंजेक्शन लगा देता है आप उस पर केस नहीं कर सकते, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं, तो आपकी गलती, आप उसके पास गए क्यों। तो पहली गलती आपकी मान जाएगी, आप वहाँ पे गए क्यों, तो उसकी गलती तो है ही है, उसके ऊपर तो क्रिमिनल केस होगा ही होगा। इसके बाद इतनी सारी प्राइवेट चीज़ों के बाद फिर भी द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, एज पुअर पीपल कैन डिपेंड ओनली ऑन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। पुअर पीपल तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही जाएगा ड्यू टू ह्यूज एक्सपेंसेस इन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में ज़्यादा खर्चा आता है, इसके लिए वो आ जाएगा। ये लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, बाकी का कल पढ़ेंगे। कम्युनिटी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ नोन एज NPO। आपके अकाउंट्स में भी एक चैप्टर आने वाला है NPO, या कर लिया होगा NPO। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन से होते हैं? स्कूल्स, मेडिकल कॉलेजेस, जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं खुले, सिर्फ सेवा करने के लिए NGOs हो गए, इनके लिए खुले हुए हैं। One of the important aspects of good healthcare system is community participation. It functions with the idea that people can be trained and involved in primary health system. इसका खाली एग्जांपल में आ जाओ। फॉर एग्जांपल NGOs लाइक सेवा इन अहमदाबाद एंड अकॉर्ड इन नीलगिरीज आर वर्किंग इन इंडिया। ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ो। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग MCQ में मिल ही जाएगा आपको। सम रूरल ऑर्गेनाइजेशन, ये पढ़ लो नाम, ये सारे NGOs हैं आपके, NPOs हैं। हैव ऑल मेड अटेम्प्ट्स टू बिल्ड अल्टरनेटिव हेल्थ केयर। मेडिकल टूरिस्ट भी इंडिया में आता है। हेल्थ सर्विस इन इंडिया गवर्नमेंट लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजीज विल क्वालिफाई प्रोफेशनल मोर हेल्थ सर्विस चीपर इन इंडिया एज कम्पेयर टू। हेल्थ सर्विसेज आर, जितना मार्क करूँगा उतना ज़रूरी है आपके लिए। हेल्थ सर्विसेज आर चीपर इन इंडिया एज कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ सिमिलर हेल्थ केयर इन अदर कंट्रीज़। हमारे देश में सर्विसेज हेल्थ की सस्ती हैं, सेम हेल्थ कंडीशंस, सेम बीमारी का इलाज हमारे देश में सस्ता है एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज़। तो बाहर के लोग इंडिया में सस्ते इलाज के चक्कर में भी आते हैं कि सर यही वाला इलाज हम इंडिया में कराएं तो बहुत सस्ता पड़ेगा और इलाज भी अच्छा हो जाएगा, इसलिए मेडिकल टूरिस्ट भी इंडिया आता है। एज अ रिज़ल्ट फॉरेन कम टू इंडिया फॉर सर्जरीज, लिवर ट्रांसप्लांट्स, डेंटल एंड इवन कॉस्मेटिक केयर। तो इन चीज़ों के लिए इंडिया में लोग आते हैं, बाकी डाटा वाटा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंडिया could earn more than 500 billion rupees through such medical tourism. However, India needs to upgrade its health infrastructure to attract more foreigners to India. इंडिया को और अच्छा अपना करना चाहिए कि यहाँ से भी कई लोग बाहर जाते हैं ना इलाज के लिए, कि यहाँ पे इलाज नहीं है, बाहर अमेरिका जाना पड़ेगा, लंदन जाना पड़ेगा। तो हमको इतना अच्छा बनाना है कि यहाँ के लोग भी बाहर ना जाएं और ज़्यादा बाहर के लोग इंडिया में आके इलाज कराएं, ताकि हमारे पास बाहर का इम्पोर्ट का पैसा आए, तो फॉरेन एक्सचेंज अच्छा से आएगा, हमारे देश की तरक्की ज़्यादा होगी। तो आज का वीडियो यहाँ पे, जो भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया मेरे को आज ही बता देना, ताकि कल की वीडियो में उस पॉइंट को, उस पेज को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ। और छोटा सा टॉपिक आपका बच गया, ISM करना है। एक पेज आपका ये बचा है, एक पेज ये बचा है आपका, रिच डिवाइड करना है। बाकी क्रिटिकल असेसमेंट के बाद आपका चैप्टर फिनिश है। तो कल की वीडियो में 3 डेज़ में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कल मैं कंप्लीट करूँगा। इसके बाद 2 चैप्टर्स रहेंगे आपका, मोस्ट प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे तक न्यू ईयर में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। देन आपको पता ही है हम ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करने लगे हैं, उसमें आपकी बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। जो लोग हार्ड वर्किंग बच्चे हैं, डेडिकेटेड बच्चे हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, उन लोग को उस क्लासेस का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है।